हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स असाइनमेंट के बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम यह बताता है कि किसी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उसके परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर व्युत्पन्न विभवांतर उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, भी प्रोपोर्शनल टू I। यदि प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। इसके मध्य हम ग्राफ खींचेंगे तो ये बनेगा एक लीनियर ग्राफ आएगा I और V के मध्य। और ओम के नियम की सीमाएं हैं, यदि ओम का नियम तभी लागू होता है जब उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर रहती है। और दूसरी सीमाएं है, ओम का नियम केवल धातुओं एवं चालकों पर लागू होता है, अधातुओं एवं कुचालकों पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ही ब क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध गुणांक नियत है जिसका मान है 0.4 इंटू 10⁻² डिग्री इनवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है R1 का मान x, R2 का मान 3x, T1 का मान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 हमें ज्ञात करना है और चालक प्रतिरोध गुणांक दिया है अल्फा 0.4 इंटू 10⁻² डिग्री पर सेंटीग्रेड। तो चालक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो सभी का मान हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा T2 इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 2 है, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों किरचॉफ के ने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम है, यदि किसी भी जंक्शन में जो प्रवेश करने वाले धाराओं तथा बाहर निकलने वाली धाराओं का कुल योग शून्य के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे धारा है I2, I1, I2, I3, I4, I5। तो यहाँ पे I1, I2 और I3 अंदर इंटर कर रहे हैं, जबकि जो धारा है I4 और I5 ये बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इनका योग होगा 0। किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था बंद लूप के लिए। तो उनके अनुसार यदि किसी बंद लूप में जो प्रवाहित जितना भी अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 4, 1 2 3 4, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उनके जो वोल्टेजों का जो योग है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच का जो वोल्टेज, बी और सी के बीच का वोल्टेज वी बी सी और डी के बीच का वोल्टेज वी सी डी और डी और ए के बीच का वोल्टेज, चारों का योग क्या होगा, 0। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है कि यदि सेतु संतुलन अवस्था है, मतलब किसी धारा मापी में अगर कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सेतु संतुलन स्थिति में है। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं P, Q, R, S। चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे एक धारा मापी G जुड़ा होता है। और यदि तो यह संतुलन अवस्था में है तो यह जो प्रतिरोध P है, P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि इसमें अगर कोई किसी सेल को जोड़ते हैं और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें I धारा जाएगा, जो फर्स्ट प्रतिरोध है उसमें I1 धारा प्रवाहित होगा। यहाँ से 2 धारा बढ़ जाएगा, एक में I3 इधर से जाएगा, I1 इधर से जाएगा और B और C से होते हुए I2 जाएगा, D और C से होते हुए I4 जाएगा। जो धारा मापी में प्रवाहित होगा वो होगा IG। तो यहाँ पे हमें 2 जंक्शन मिलते हैं B और D।
तो सबसे पहले बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम होता है कि किसी भी में प्रवाहित होने वाले धाराओं का योग क्या होता है, 0। तो यहाँ पे I1 जंक्शन की ओर प्रवाहित हो रहा है तो ये पॉजिटिव में होगा। I2 जंक्शन से बाहर की ओर निकल रहा है तो ये माइनस में होगा। ये भी बाहर की ओर जा रहा है जंक्शन से तो ये भी माइनस में होगा। तो ये I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस Ig। चूँकि संतुलन अवस्था में जो Ig होता है, मतलब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है, तो Ig इक्वल टू होगा 0। तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू I2। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से धाराओं का योग क्या हो जाएगा, I3, चूँकि यह जंक्शन की ओर प्रवाहित हो रहा है तो I3 पॉजिटिव रहेगा। और I4 यहाँ पे धारा से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो ये निगेटिव में होगा। और जो धारा Ig है वो जंक्शन की ओर प्रवाहित हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा I3 माइनस I4। चूँकि यहाँ संतुलित अवस्था में है धारामापी तो Ig इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसे हमें प्राप्त होगा I3 इक्वल टू I4। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब बंद परिपथ ABDA में देखेंगे। ABD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखेंगे तो जो वहाँ पे वोल्टेज होगा तो वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू IR ओम के नियम से दोनों जुड़ जाएगा, प्रतिरोध और धारा। तो ये हो जाएगा I1P IgG और I3R। तो जो वोल्टेज का योग होगा वो I1P प्लस IgG, चूँकि जो जंक्शन से बाहर की ओर जा रहा है I3 वो माइनस में होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा I1P माइनस I3R इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे Ig 0 है तो ये हो जाएगा I1P इक्वल टू I3R। इसे मानेंगे समीकरण 3। अब बंद परिपथ हम लेंगे BCDA। तो यहाँ पे देखिए जो धारा है इधर प्रवाहित हो रही है तो ये हो जाएगा, इसमें वोल्टेज I2Q, इसमें I4S और IgG। चूँकि यहाँ पे धारा जो है इधर प्रवाहित हो रही है तो ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा और ये भी निगेटिव में होगा। जैसे तो यहाँ पे हो जाएगा I2Q Ig कैपिटल G माइनस I4S इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे Ig इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा I2Q इक्वल टू I4S। इसे मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा I1P बटे I2Q इक्वल टू I3R बटे I4S। तो समीकरण 1 से होता है I1 इक्वल टू I2, I3 इक्वल टू I4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा लास्ट में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई 2। यही है व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध। क्वेश्चन 3 है, स्वच्छ एवं नामांकित रेखाचित्र की सहायता से चल कुंडल धारामापी की रचना, कार्य सिद्धांत तथा सुग्राह्यता की व्याख्या कीजिए। तो चल कुंडल धारामापी की रचना, इसमें 2 चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं NS। बीच में एक कुंडली होती है जो तांबे के पृथकाकार तार को एल्युमिनियम से के फ्रेम में चारों ओर लपेटा जाता है। ये F यहाँ पे फास्फर बांस की पत्ती होती है जो कि दर्पण, समतल दर्पण M से जुड़ा होता है। समतल दर्पण M में हम प्रकाश डालकर इसके विक्षेप की गणना करते हैं। तो चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत होता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी भी कुंडली को लटकाकर रखा जाता है तो उस कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। मतलब बल युग्म आघूर्ण मतलब एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो जिससे कि जो कुंडलित होती है वह विक्षेपित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे चल कुंडलित धारामापी में जो फास्फर बांस की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिससे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है, जिससे कुंडली संतुलित हो जाती है। तो माना कुंडली का क्षेत्रफल यहाँ पे A है, फेरों की संख्या N है तथा प्रवाहित धारा N है, तो बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा I इक्वल टू NIAB, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और यदि उसमें उत्पन्न ऐंठन
थीटा हो तो I इक्वल टू हो जाएगा C, थीटा जहाँ पे C नियतांक है। तो संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण और ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा NIAB इक्वल टू C थीटा। तो यहाँ से हम I इक्वल टू हो जाएगा C बाई एन बीटा BA थीटा, जहाँ पे C बाई एन BA इक्वल टू हो जाएगा K नियतांक। तो ये हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू थीटा, अर्थात चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा तार में उत्पन्न ऐंठन के अनुकरणुपाती होती है। अब यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसके विक्षेप होता है तो इसे कहते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। मतलब यदि किसी धारामापी में I धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो विक्षेप होता है थीटा हो तो I इक्वल टू हो जाएगा C बाई एन बी ए थीटा। तो थीटा बाई I इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए बाई सी। इसी को कहते हैं धारामापी की सुग्राह्यता S इक्वल टू थीटा बाई ए इक्वल टू एन बी ए सी, जहाँ पे जो सुग्राह्यता अगर किसी भी धारामापी की सुग्राह्यता या सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जो उसके फेरों की संख्या है n अधिक होना चाहिए, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होनी चाहिए, a मीन्स कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और c नियतांक का मान यहाँ पे कम होना चाहिए। क्वेश्चन 4 है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो खुले परिपथ में होता है। खुले परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को कहते हैं, जबकि जो विभवांतर होता है बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहलाता है। विद्युत परिपथ अगर भंग भी हो जाता है तब भी विद्युत वाहक बल बना रहता है, जबकि विद्युत परिपथ भंग होने पर विभवांतर नष्ट हो जाता है। विद्युत वाहक बल का मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, जबकि विभवांतर का मान प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका विद्युत वाहक बल का मान हमेशा विभवांतर से अधिक होता है, जबकि विभवांतर का मान हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो एवं सेवर्ट ने ओस्टेट के प्रयोग को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसके आधार पे किसी चालक के समीप यदि कोई चालक है AB तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है I अल्पांश से DL, यदि इससे R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P तो और इनके बीच यदि विद्युत चुम्बकीय की तीव्रता हम बायो सेवर्ट नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए dB जो होगा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, उसकी अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होगा, अल्पांश की लंबाई और उसके मध्य को बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा और उसकी दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उपयुक्त चारों को मिलाने पर dB अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो dB इक्वल टू हो जाएगा k, यहाँ पे k नियतांक है वायु निर्वात के लिए जिसका मान होता है μ0 बटे 4 पाई। यहाँ पे μ0 है पारगम्यता, तो यह हो जाएगा k इंटू I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, जिससे हमें मिले प्राप्त होगा dB इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है A वेबर पर मीटर स्क्वायर। बायो सेवर्ट का नियम एवं कूलाम के नियम की तुलना। तो बायो सेवर्ट कूलाम का जो नियम है वह दो बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की व्याख्या करता है, जैसे F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जबकि जो बायो सेवर्ट का नियम है किसी चालक तार के समीप चुंबकीय तीव्रता को प्रदर्शित करता है, जैसे dB इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। धारा की स्थिर प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि जो बायो सेवर्ट का नियम है वह धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करता है। इसका SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जबकि इसका मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर।
इसमें वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता पर इसका मान निर्भर करता है, जबकि जो बायोसियोट के नियम का मान है वह वायु निर्वात की पारगम्यता μ0 पर निर्भर करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए असाइनमेंट तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।